हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूल्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी। जो भी हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं बायोसाइकोलॉजी में, या ब्रेन या कोई भी बॉडी पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, उसकी स्ट्रक्चर को हम कैसे देखें, चेंजेस कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे पता चलेगा, किन चीज़ों से पता चलेगा कि ब्रेन के किस एरिया में वी हैव एनी टाइप ऑफ डिसरेगुलेशन, डिसफंक्शन, है ना। कैसा पता चला कि कोई कौन कौन सा ब्रेन का हिस्सा ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या चेंजेस करने की ज़रूरी है, हम उनको थेरेपीज कैसे दे सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आज हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी में इन्वेसिव मेथड्स एंड नॉन इन्वेसिव मेथड। ठीक है, ये दो मेथड्स है। इन्वेसिव मेथड्स जिसमें इन्वॉल्व होता है सर्जिकल प्रोसेस, ठीक है, जिनको उसमें सर्जरी इन्वॉल्व होती है, ब्रेन के अंदर वो कुछ काम करते हैं अंदर सर्जिकली ऑपरेशन करके, राइट। एंड नॉन इन्वेसिव मेथड्स में इसमें कोई भी दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी सर्जिकल प्रोसीजर और इन्वेसिव एक्शंस, right. These methods allow researcher to study the brain and behavior without physically entering the body or cause any harm or discomfort, right. ये दोनों मेथड्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने अच्छे से चार्ट बनाया है, आपको मैं आपको आगे समझाऊंगी। और वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दे, ताकि आपको सारी वीडियोस मेरी अच्छे से आप तक पहुँच सके, आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड से शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉन इन्वेसिव मेथड्स में एक्सरे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रास्ट एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, राइट, कंप्यूटर टोमोग्राफी ये पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव बेस्ड टेक्निक पढ़ेंगे, एमआरआईज, डीटी एमआरआईज और फंक्शनल एमआरआईज, है ना, एफएमआरआईज क्या होता है, अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेक्निक्स पढ़ेंगे, ट्रांसक्रेनियल स्टिमुलेशन पढ़ेंगे। इसमें हम स्कैल्प वाला पढ़ेंगे, मैग्नेटो पढ़ेंगे, राइट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड इलेक्ट्रोकुलोग्राफी पढ़ेंगे। और अदर लाइक स्किन कंडक्शन लेवल, स्किन कंडक्शन रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ईसीजी, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। तो ये कुछ मेथड्स है जो नॉन इन्वेसिव में आता है, मतलब ये अंदर ब्रेन के सर्जिकली या फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, ये बाहर बाहर से ही उसके स्ट्रक्चर और उसको बताएंगे, ठीक है। अगर क्लियर फोटो लेनी है या किसी सर्टेन किसी पर्टिकुलर एरिया का उसको फंक्शंस देखना है, तो ये सारे बाहर बाहर से ही करेंगे, लाइक स्कैल्प पे अटैच करके या उसका स्कैन एक्सरे लेके, राइट। वही इन्वेसिव में देखिए, स्टीरियोटैक्सिस सर्जरी एंड लीजर मेथड, इन दोनों में ही ब्रेन के अंदर घुस के हम कुछ प्रोसीजर करते हैं, जिससे हमें ब्रेन की एक्टिविटी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है, पाथवेज के बारे में पता चलता है। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉन इन्वेसिव मेथड। दीज आर द टेक्निक्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व एनी सर्जिकल प्रोसीजर और इन्वेसिव एक्शंस। These methods allow researcher to study the brain and behavior without physically entering the body. I said you, ठीक है, I already told you. Without physically enter होकर ही रिसर्चर को ये अलाउ करता है मेथड कि वो ब्रेन और बिहेवियर को पढ़ सकें, उसको देख सकें, राइट। और कॉजिंग एनी हार्म और डिस्कम्फर्ट। अब इसमें पहला है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे बेस्ड टेक्निक्स जो होती है, एक्सरे में क्या होता है, एक होता है कॉन्ट्रास्ट एक्सरे, एक होता है कंप्यूटेड, ठीक है, मतलब एक होता है कॉन्ट्रास्ट एक्सरे, एक होता है सीटी स्कैन। अब इन दोनों पे जाने से पहले देखते हैं एक्सरे क्या होता है। एक्सरे जो होता है वो एक ऐसा टेक्निक है जो हमको बताता है कि ब्रेन में जो स्ट्रक्चर है, जो एक तो नॉर्मल ब्रेन होगा, और अगर ब्रेन में कुछ भी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बना है या हटा है या आया है, ठीक है, कुछ भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होंगी तो वो उसको डिटेक्ट करेगा और बताएगा, ठीक है। एक्सरे बेस्ड टेक्निक्स टेल अस अबाउट द ओनली द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ब्रेन। इट इज़ द मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, ठीक है, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, इमेज लेता है ये, डेट यूजेस टू फॉर्म अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू क्रिएट इमेजेस ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के इनसाइड
ये जो एक्सरे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ करता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर की फ़ोटोज़ आती हैं, मेडिकल इमेजिंग, राइट। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, इसमें सेम ही चीज़ें होती हैं, बस उसमें एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट और ऐड हो जाता है। और वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या करता है कि हमें जो पर्टिकुलर और सर्टेन स्ट्रक्चर का एरिया का जो चाहिए ना फ़ोटो, ये सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करता है और उसी चीज़ को बताता है। आइए पढ़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट एक्सरे इन्वॉल्व द यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट। अब कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या होता है? इज अ सब्सटेंस दैट इज इंट्रोड्यूस टू द बॉडी इनटू द बॉडी टू हेल्प हाईलाइट सर्टेन स्ट्रक्चर्स। नोट, टू हेल्प सर्टेन हाईलाइट सर्टेन स्ट्रक्चर्स और एरिया ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द एक्सरे प्रोसीजर। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सेरेब्रल एंजियोग्राफी। अब देखते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम सिटी स्कैन भी बोलते हैं, काफ़ी नाम सुना होगा आपने। ये भी एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, जिसमें एडवांस कंप्यूटर प्रोसेस और जो एक्सरे जो हमने ऊपर पढ़ा है वो दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी डिटेल्ड इमेज बॉडी की देते हैं, यूजिंग द टू क्रिएट डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ द बॉडी। अब देखिए, पहले वाले में एक्सरे में क्या था कि वो मेडिकल इमेजिंग थी, ठीक है, हमारी बॉडी का दे रहा था, क्या यूज़ करके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ करके हमारी बॉडी का वो एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक था और हमारा इमेज निकाल रहा था बॉडी के अंदर का। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में क्या हुआ? कॉन्ट्रास्ट एक्सरे में एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट जुड़ गया, जिसका काम था कि हमें जो पर्टिकुलर एरिया पे काम करना है उसी का ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा। कंप्यूटर में क्या होगा कि इन दोनों को जब एक्सरे वाला टेक्निक और जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑफ कोर्स ही काफ़ी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक वन लेवल अप हो जाएगा टू क्रिएट अ डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी, राइट। अब सेकंड है रेडियो एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक। अब इसमें क्या है? रेडियो एक्टिव वेव्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज हो रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया जाता है टू विजुअलाइज एंड स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम अभी हम बायोसाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली आप ब्रेन से इसको रिलेट कीजिए। पेट स्कैन क्या होता है? पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये इसका फुल फॉर्म में याद कर लीजिए, जो कि पहला ब्रेन इमेजिंग टेक्निक था। पहला ब्रेन इमेजिंग टेक्निक इसमें जिसने फंक्शनल ब्रेन इमेजेस दिए थे रादर देन जस्ट ब्रेन स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि उसने बस बताया हो कि जैसे, क्योंकि स्ट्रक्चर वाला एक्सरे तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन जो फंक्शनल है ना, कौन सा एरिया क्या काम कर रहा है, उसमें थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन में, वो पहला अगर हम देखें फर्स्ट ब्रेन इमेजिंग टेक्निक तो वो पेट स्कैन था, राइट। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, एफडीजी बोलते हैं इसको, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। अब ये क्या है? ये पेशेंट्स के कोरेटेड आर्टरी जो होती है उसमें इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद ये किया जाता है। अब कोरेटेड आर्टरी क्या है? जो जो हमारे नेक गले के पास जो आर्टरी होती है उसमें फीड किया जाता है, ठीक है, जो कि फिर फर्दर सेरेब्रल हेमिस्फीयर से अटैच्ड होता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट एप्लीकेशन ऑफ पैट is it's used in identifying the distribution of particular molecules। पेट स्कैन का सबसे अच्छा अभी यूज़ क्या चल रहा है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो सर्टेन जो भी मॉलिक्यूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना, वो उसको बताता है कि रिसेप्टर्स कहाँ कितने हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ कितने हैं, क्या है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड अप्रोच। अब आते हैं उस पर जो हम सब ने कभी ना कभी सुन रखा है, एमआरआई या एफएमआरआई। हाँ, एमआरआई सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये किस में आता है? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड टेक्निक। अच्छा, क्विक रिवीजन लेते हैं। पहला क्या पढ़ा? एक्सरे बेस्ड टेक्निक, जिसमें कॉन्ट्रास्ट और कंप्यूटर था। दूसरा था रेडियो एक्टिविटी, जिसमें पेट स्कैन था। थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें पहले हम एफएमआरआई, डीटीएमआरआई एंड फंक्शनल एमआरआई पढ़ेंगे। पहला हम देख रहे हैं एमआरआई। एमआरआई का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेन इमेजिंग प्रोसीजर है, जो कि सारे ही ब्रेन का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो ये लाइन तो सब में आएगी, ठीक है। इन विच हाई रिजोल्यूशन इमेजेस मतलब बहुत ही क्लियर और डिटेल्ड। आप ये समझ लीजिए कि 720p एंड या 4K या 10K, मतलब जितना भी आप ऐसा समझ लीजिए एक इंसान का कैमरा है 40, एक इंसान का कैमरे का जो रिजोल्यूशन है वो समझ लीजिए वो है 64 मेगापिक्सल, और एक का है 108 मेगापिक्सल। तो फोटो किस वाले से अच्छी आएगी? 108 मेगापिक्सल वाले से।
वैसा ही सेम इसमें है कि ये भी ब्रेन का स्ट्रक्चर ही बताता है जैसे सब बताते हैं, और वही इमेजिंग ही लेता है ब्रेन की, लेकिन इसमें पिक्चर क्लियर आती है। और एक सबसे बढ़िया बात कि इसमें हम क्या देखते हैं, इमेजेस आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी से हमें ये भी पता चलता है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो कैसे अलाइन हो रहे हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पता ही है, हमारे बॉडी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, उससे जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो कैसे अलाइन है। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वाटर जो है उसमें ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन्स होते हैं, H2O, दो हाइड्रोजन जो होते हैं वो होते हैं वाटर के पास ऑलरेडी, और वाटर हमारे माइंड में भी होता है, सॉरी हमारे ब्रेन में भी होता है। डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर्स कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग ब्रेन के पास अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर होता है। अब हम इसे ये पता कर सकते हैं कि जो नॉर्मल ब्रेन है उसमें इतना कंपोजिशन है, और ये वाला जो है इसमें कम है या ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। MRI प्रोवाइड्स क्लियर इमेज ऑफ द ब्रेन देन CT स्कैन, सिंपल सी बात है। और ये 3D डायमेंशन 3D पिक्चर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कंस्ट्रक्ट करता है। किससे करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से, ठीक है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव क्या करती है, हाइड्रोजन एटम को एमिट करती है कि वो कैसे अलाइन हो रहे हैं पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, राइट। अब देखते हैं डिफ्यूजन टेंसर। डिफ्यूजन टेंसर MRI क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग दो पाथवेज, ध्यान दीजिएगा, पाथवेज अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल रैपिडली डिफ्यूज बिकॉज ट्रैक्ट बंडल्स ऑफ एक्सोन्स, ठीक है, उसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं। बिकॉज ट्रैक्स आर मेजर रूट्स ऑफ रैपिड वाटर डिफ्यूजन इन द ब्रेन, डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग प्रोवाइड्स एन इमेज ऑफ मेजर ट्रैक्ट। बेसिकली इसमें हम पाथवेज को हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वाटर डिफ्यूज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है या बन रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ये पाथवेज को दिखाता है, ठीक है। डिफ्यूजन टेंसर MRI क्या करता है, उस उन पाथवेज को बताता है जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रैपिडली डिफ्यूज हो रहे हैं। fMRI की बात करें तो इट हैज़ बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टूल ऑफ कॉग्निटिव साइंस, ठीक है। कॉग्निटिव न्यूरो साइंस में ये काफ़ी अच्छा, वैसे फेमस तो ये हर फील्ड में ही है, आपने सुना भी होगा fMRI है ना, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो जो ये वाली इमेजिंग टेक्निक है ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टूल है आजकल की कॉग्निटिव न्यूरो साइंस में। इट इज़ ऑफन यूज टू डिटरमाइन इफ द ब्रेन इज डिसफंक्शन और नॉट, ये पता करता है कि ब्रेन में कोई डिसफंक्शनैलिटी है कि नहीं। अदर पर्पस यूज टू इन्फर द कंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल ड्रीम्स के बारे में भी ये पता करता है। fMRI प्रोड्यूस इमेजेस रिप्रेजेंटिंग द इंक्रीज इन ऑक्सीजनेटेड फ्लो टू द एक्टिवेटेड एरियाज ऑफ ब्रेन। अब इससे होगा क्या, fMRI क्या इमेज प्रोड्यूस करता है कि भाई कौन से एरिया में कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड फ्लो जो भी होता है हमारे ब्रेन में उसमें कितना ऑक्सीजन बढ़ा है घटा है, ठीक है। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब है, जो एक्टिव एरियाज होंगे ना उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होगा और जो नहीं होंगे उसमें कम होगा, और इससे काफ़ी सारे हमारे एबनॉर्मेलिटीज़ पता चल सकती हैं और हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, राइट। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। Active areas of brain take up more oxygenated blood than they need for their energy requirement, and their oxygenated blood accumulated in active areas of brain. Oxygenated blood has different magnetic properties than does the deoxygenated blood, and this differences influence the radio frequency waves emitted by hydrogen atoms in an MRI. द सिग्नल रिकॉर्डेड बाय fMRI इज कॉल्ड बोल्ड सिग्नल। जो भी सिग्नल fMRI दिखाता है ना उसको बोल्ड सिग्नल बोलता है। बोल्ड क्यों बोलते हैं, BOLD, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल। अभी मैंने बताया कि ये सिग्नल्स क्या बताते हैं, ठीक है। इनको बोल्ड सिग्नल क्यों बोलते हैं, क्योंकि fMRI क्या बताते हैं कि कौन सी जगह पे एरिया में जो हमारा ब्लड फ्लो है उसमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो एरिया एक्टिव होगा तो उसमें ज़्यादा होगा, नहीं होगा तो कम होगा। द बोल्ड सिग्नल्स इंडिकेट दैट द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट आर एक्टिव और इनएक्टिव ड्यूरिंग द कॉग्निटिव और बिहेवियरल टेस्ट। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना हम ये देख रहे हैं कि इससे भी अच्छा कुछ आ रहा है, इससे भी अच्छा कुछ आ रहा है। तो ऑफकोर्स fMRI जो है वो पेट स्कैन से ज़्यादा अच्छा है। कैसे कि कुछ भी इंजेक्ट नहीं करना पड़ता, उसमें हमको क्या इंजेक्ट करना पड़ रहा था, फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज,
है ना, FDG उसको इंजेक्ट करना पड़ा था, उसके बाद हम पेट स्कैन कर रहे थे। इसमें कुछ इंजेक्ट नहीं करना है, ये अपने आप ही हो सकता है। स्पेशल रिजोल्यूशन इसका बेटर है, बहुत ही अच्छा इमेज दे रहा है, हाईली रिजोल्यूशन है इसका, ठीक है, इमेजेस का। और ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि पहले वाले सिर्फ स्ट्रक्चरल दे रहे थे, जब से फिर MRI आई फिर वो फंक्शनल, क्योंकि इसमें फंक्शनल वर्ड है FMRI, तो ये फंक्शनल, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन्फॉर्मेशन देता है इस इमेज का, राइट। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसमें पुअर टेम्पोरल रेजोल्यूशन है, डेट इज इट इज़ द पुअर एट स्पेसिफाइंग द टाइमिंग ऑफ द न्यूरल इवेंट्स, क्योंकि ये 2 से 3 सेकंड लेता है टू मेजर द बोल्ड सिग्नल, वाइल मैनी न्यूरल रिस्पॉन्सेज अकर्स इन द मिली सेकेंड लाइक एक्शन पोटेंशियल, कि जो चीज़ें मिनी सेकेंड्स में हो रही हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए ना, क्योंकि ये कम से कम 2 से 3 सेकंड लगाता है, और जो हमारा जो प्रोसेस होता है फॉर एग्जांपल एक्शन पोटेंशियल, वो तो मिली सेकेंड्स में हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे आपने काफ़ी सुना होगा, इसमें होता है पहला FUS, फंक्शनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीप है, हाईली पोर्टेबल है, और ये ह्यूमन इन्फेंट्स मतलब जो बच्चे होते हैं उन पे किया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अगर उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है या उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ये वाला करवा के आइए ब्रेन या बॉडी का, तो वो पेट स्कैन नहीं करवा सकते और वो FMRI भी नहीं करा सकते, क्योंकि वो बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन ये करवा सकते हैं। इट इज़ अ न्यू इमेजिंग टेक्निक दैट यूजेज अल्ट्रासाउंड टू चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम इन द पर्टिकुलर ब्रेन रीजन। इट इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू टर्न ऑफ, और देखिए यहाँ इसमें जो है ना ट्रांसक्रेनियल स्टिमुलेशन, इसमें 2 चीज़ें आती है, TMS एंड TES, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ, इसमें टर्न ऑफ और टर्न ऑन, मतलब स्पेसिफिक एरिया ब्रेन का मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जगाना और बंद करना, इट्स लाइक दैट, क्योंकि हम फिर उसके आगे उसका स्ट्रक्चर और प्रोसीजर कर सकें। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ जैसे कर रही थी। इट इज़ अ technique that can be used to turn off an area of the human cortex by creating a magnetic field under a coiled position next to the skull के जस्ट आगे एक coil position करके, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के द्वारा कोई एरिया जो ब्रेन का है जो भी हमको पढ़ना है ह्यूमन कॉर्टेक्स का, उसको टर्न ऑफ करना, ठीक है। और वही यूजिंग अदर डिफरेंट स्टिमुलेशन पैरामीटर्स हम इसको टर्न ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में TES है जो कि टर्न ऑन की बात करता है, कैसे, ट्रांसक्रेनियल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, TES। इट इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू स्टिमुलेट टर्न ऑन एन एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन्स पासिंग डायरेक्टली ऑन द स्कैल्प, ठीक है। स्कैल्प पे 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उससे मैग्नेटिक करंट जनरेट करते हैं, और उससे एक स्पेसिफिक एरिया जो भी हमको स्टडी करना है उसको स्टिमुलेट करके, मतलब उस एरिया को हम टर्न ऑन करते हैं और पढ़ाई करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड स्टिमुलेशन क्या होता है, TUS। अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, TMS, TES और TUS, MES याद रखिएगा। इट इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू एक्टिवेट पर्टिकुलर ब्रेन स्ट्रक्चर, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हमको एक्टिवेट करना है, उसके बारे में पढ़ना है, तो हम ये कर सकते हैं। अनलाइक TES एंड TMS विच कैन ओनली बी यूज टू स्टिमुलेट कॉर्टिकल स्ट्रक्चर को ही कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो ऊपर वाला था दोनों, उसमें कॉर्टिकल की बात हो रही थी, ठीक है, कॉर्टेक्स कि कॉर्टेक्स के अंदर एक एरिया हम उसको जगा सकते हैं, बुझा सकते हैं, मतलब टर्न ऑन कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, और उस पर हम पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, उसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर का कोई भी एरिया हम एक्टिवेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया, और उसका इन्फॉर्मेशन या इमेजिंग उसकी पिक्चर निकाल सकते हैं। अनलाइक TES एंड TMS, ठीक है, TMS विच कैन ओनली बी यूज टू स्टिमुलेट कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स, TUS can be also used to make small permanent lesion to the brain structure। अब और भी हाईली और डीप डिटेल में चलें, ठीक है, तो 6th हमारा पॉइंट आता है साइकोफिजियोलॉजिकल, ठीक है, साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। इसमें आता है EEG, आपने काफ़ी सुना होगा, स्कैल्प, ठीक है, स्कैल्प से क्योंकि ये लगता है, ठीक है, स्कैल्प इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक ग्रोस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की, उसको मेज़र करता है। क्या मेज़र करता है, ग्रोस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे ब्रेन में हो रही होती है उसको ये मेज़र करता है। स्कैल्प EEG सिग्नल्स रिफ्लेक्ट द सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स थ्रू आउट द हेड, हेड में जो भी चल रहा होता है इलेक्ट्रिकल
प्रोसीजर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उन सबको सम अप करके वो दिखाता है, बताता है। और ये एक वेव्स के फॉर्म में बताता है, क्योंकि हर एक वेव्स अलग अलग एक अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ें बताती है, पर्टिकुलर चीज़ें इंडिकेट करती है क्या, विद अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बताता है, और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेरेब्रल पैथोलॉजी बताती है। अब कैसे, कुछ 3-4 वेज में मैं आपको बताती हूँ। आपने नाम सुना होगा अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ठीक है, गामा। तो अगर मैं इसमें 3-4 की बात करूँ तो अल्फा वेव्स क्या बताती है, ये रिलैक्सेशन मोड को बताती है, रिलैक्सेशन जिसका फ्रिक्वेंसी होती है 8 to 12 हर्ट्ज। बीटा वेव्स रनिंग एक्सरसाइज के लिए, इसका फ्रिक्वेंसी होती है, इस वेव्स की फ्रिक्वेंसी होती है 12 to 35 हर्ट्ज। थीटा का स्लीप 4 to 8 हर्ट्ज, एंड डेल्टा का डीप स्लीप में होता है ये वेव्स, ठीक है, 0.5 से 4 हर्ट्ज तक, ठीक है। सेकंड इसका है मैग्नेटो एंसेफलोग्राफी, MEG में क्या होता है, इट मेजर द चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्कैल्प डेटा प्रोड्यूस बाय द चेंजेस इन अंडरलाइन पैटर्न ऑफ न्यूरल एक्ट। जो भी पैटर्न्स ऑफ, मतलब जो भी न्यूरल एक्ट हो रहा है हमारे ब्रेन के अंदर, उसमें मेजर क्या मेजर करता है, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर हो रही है, कुछ चेंज हो रही है, तो उसको डिटेक्ट करता है स्कैल्प के थ्रू। अब है, इट हैज़ 2 एडवांटेजेस ओवर EEG। मच बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन होता है EEG से, ठीक है। इट कैन बी यूज टू लोकलाइज सब कॉर्टिकल एरियाज एक्टिविटीज़ में भी होता है विद द ग्रेटर स्टेबिलिटी, जो कि TMS और इन सब में नहीं था, ठीक है। सेवेंथ है साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर ऑफ सोमैटिक नर्व एक्टिविटी। सोमैटिक मतलब सोमा मतलब बॉडी होता है, तो नर्व, सोमैटिक बॉडी नर्वस सिस्टम एक्टिविटी में ये मेजर करने में होता है। इसमें दो चीज़ें मेजरली, EMG और EOG। EMG जो है वो मसल टेंशन को मेजर करने में यूज़ होता है, और आई मूवमेंट को रिकॉर्ड करने में कौन होता है, EOG, ठीक है। एट्थ है साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्किन कंडक्टेंस आता है इसमें, और स्किन कंडक्शन रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, कि जो बैकग्राउंड लेवल ऑफ स्किन कंडक्शन है उसको मेजर करना, ठीक है, जो भी स्किन कंडक्शन में चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर। अब वो था इलेक्ट्रो एंसेफलोग्राफी, ठीक है, EEG। ये है ECG। ECG में क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एसोसिएटेड विथ ईच हार्ट बीट कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द चेस्ट। चेस्ट के ऊपर हमारे इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, लगाए जाते हैं ऊपर, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी हार्ट बीट के थ्रू होता है, उस वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो मेजर करता है हार्ट बीट, ECG। ब्लड प्रेशर, ये हमको नॉर्मली पता ही है, ऊपर नीचे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है, ठीक है। इसके ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो मैंने दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ देखिए, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में या न्यूट्रिशन के प्लेलिस्ट में वो आपको ज़रूर मिल जाएगा, बहुत डिटेल वीडियो, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा BP के ऊपर। लास्ट है ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी और एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल इवेंट। इसमें ये देखा जाता है, जिसको हम प्लेथाइमोग्राफी भी कहते हैं। प्लेथाइमोग्राफी में क्या होता है, रेफर्स टू द वेरियस टेक्निक्स फॉर द मेजरिंग चेंजेस ऑन ब्लड वॉल्यूम इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के पार्ट में जब अलग अलग इवेंट्स हो रहे होते हैं या साइकोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो कम ज़्यादा होता है, चेंज होता है। अब वो कैसे चेंज होता है, कौन से इवेंट्स में कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इन सबको कौन बताता है, ब्लड वॉल्यूम यानी प्लेथेमो, ठीक है, प्लेथाइमोग्राफी। सो डैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इन्वेजिव मेथड्स, ठीक है, जो कि सर्जिकली हम एंटर करते हैं फिजिकली टू द बॉडी टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड टू परफॉर्म अदर इंटरवेंशंस, अदर फिजिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है, हम आगे जाके अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं या आपका ओवर इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाए आज, ठीक है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये सीरीज़ आपकी पूरी हो जाएगी, जितने भी टूल्स है बायोसाइकोलॉजी में मैंने बहुत डिटेल में मैं आपके लिए लाई हूँ इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।